सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी की एक प्रमुख कहानी है। लेखक ने इस कहानी में सेक्शन ऑफिसर वीडी यशोधर पंत के चरित्र चित्रण के माध्यम से आधुनिक पारिवारिक परिस्थितियों को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। यशोधर पंत अपने ऑफिस में आखिरी फाइल को लाल फीता बांधकर अपनी घड़ी के अनुसार, जिसमें 5:30 हो रहे हैं, आज की छुट्टी करते हैं। उनकी यह आदत है कि वे अपने कर्मचारियों की थकान दूर करने के लिए कोई मनोरंजक बात जरूरी करते हैं। यह आदत उन्हें अपने आदर्श कृष्णानंद किशनदा पांडे से परंपरा में मिली है। यशोधर पंत बहुत ही गंभीर, काम के प्रति ईमानदार और मिलनसार व्यक्ति हैं। कई बार छोटे कर्मचारियों द्वारा की गई गलत बात को वे हंसी में उड़ा देते हैं। दफ्तर की घड़ी में 5:25 होते हैं तो वे दफ्तर के अन्य कर्मचारियों की सुस्ती पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। यह उनको ससुराल से शादी में मिली थी। बातों बातों में यह पता चलता है कि यशोधर पंत की शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। सभी कर्मचारी यशोधर को शादी की बधाई देते हैं। एक कर्मचारी चहक कर कहता है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है। शादी के 25 साल पूरे हो गए हैं। सेक्शन के सभी कर्मचारियों की जिद पर यशोधर बाबू उन्हें 10-10 के 3 नोट निकाल कर देते हैं, परंतु इस चाय पार्टी में वे स्वयं शामिल नहीं होते। उनका मानना है कि उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप करने में वक्त बर्बाद करना किशनदा की परंपरा के विरुद्ध है। यशोधर पंत मूलतः अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। उन्होंने वहीं के रेमजे स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। मैट्रिक के पश्चात वे पहाड़ों से दिल्ली में आ गए। दिल्ली में उन्होंने किशनदा के घर पर शरण ली। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ों से आए हुए जितने भी लड़के ठीक ठिकाना नहीं हो मिलता था तो वे उनके यहाँ आकर रह जाते थे। वहाँ वे सभी मिलकर पकाते और खाते थे। जिस समय यशोधर दिल्ली आए थे उस समय उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। जब तक नौकरी के लिए सही उम्र हो, यशोधर किशनदा के यहाँ रसोइया बनकर रहे। बाद में किशनदा ने अपने ही नीचे यशोधर को नौकरी दिलवाई और दफ्तर के कार्यों में उनका मार्गदर्शन किया। आजकल यशोधर दफ्तर पैदल जाने लगे हैं। उनके बच्चे नहीं चाहते थे कि उनके पिता साइकिल पर दफ्तर जाएं, क्योंकि उनके बच्चे अब आधुनिक युवा हो गए हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है और कार वे अभी लेने की स्थिति में नहीं थे। दफ्तर से आते समय यशोधर बाबू प्रतिदिन बिरला मंदिर जाने लगे। वहीं उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनते और स्वयं भी प्रभु का ध्यान लगाने लगे। बच्चों और पत्नी को यह बात बहुत अखरती थी। सिद्धांत के धनी किशनदा की भांति यशोधर बाबू भी आलोचना को अनसुना कर दिया करते थे। बिरला मंदिर से पहाड़गंज आते समय वे घर के लिए साग सब्जी खरीद कर लाते थे। किसी से अगर मिलना भी होता तो वे इसी समय मिलते थे। घर में वे 8 बजे से पहले नहीं लौटते। घर लौटते समय उनकी निगाह उस स्थान पर पड़ती है जहां कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। यशोधर बाबू को बुरा लगता है। यशोधर बाबू के घर देर से लौटने का बड़ा कारण यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर मतभेद होने लगा है और इसी वजह से अब वे घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब बच्चे छोटे थे तब वे उनकी पढ़ाई में
मदद किया करते थे। अब उनका लड़का भूषण एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी करने लगा है। उसे वहाँ 1,500 प्रति मासिक वेतन मिलता है, जबकि यशोधर बाबू रिटायरमेंट पर पहुंचकर ही इतना वेतन पा सके हैं। दूसरा बेटा दूसरी बार IAS की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना मुश्किल है कि जब पिछले वर्ष उसका नाम एलाइड सर्विसेज की सूची में आया था, तब उसने ज्वाइन करने से क्यों इनकार कर दिया था। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। उनकी एकमात्र बेटी को कोई भी वर पसंद नहीं आ रहा है। यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से खुश तो हैं, परंतु कभी कभी उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि यह खुशहाली किस काम की जो अपनों में परायापन पैदा कर देती है। जब उनके बच्चे गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। उनकी पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी तरह भी आधुनिक नहीं है, फिर भी मातृसुलभ मजबूरी में उन्हें अपने बच्चों की नज़र में आधुनिक बनना पड़ा। पत्नी को यह मलाल है कि संस्कारों को निभाने के कारण उन्हें परिवार के कार्यों के बोझ तले दबना पड़ा है। उनकी दृष्टि में ये सब पारिवारिक संस्कार और ढोंग ढकोसले होकर रह गए हैं। यशोधर बाबू पत्नी की इस आधुनिकता का कई बार मजाक भी उड़ा देते हैं, परंतु असल बात तो यह है कि तमाशा तो स्वयं उनका ही बन रहा है। कई बार यशोधर बाबू को लगता है कि वे भी किशन दा की तरह घर गृहस्थी का यह सब बवाल छोड़कर जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। उनको यह भी ध्यान है कि किशन दा का बुढ़ापा ज़्यादा सुखी नहीं रहा। कुछ साल वे राजेंद्र नगर में किराए पर रहे और फिर अपने गांव लौट गए, जहां साल भर बाद उनकी मौत हो गई। जब यशोधर बाबू ने उनकी मृत्यु का कारण पूछा तो किसी ने जवाब दिया, पता नहीं क्या हुआ होगा। यशोधर बाबू भी यह स्वीकार करते हैं कि उनके बीवी बच्चे उनसे अधिक समझदार और सुलझे हुए हैं। बच्चों को पिताजी की इस गलती का अफसोस है कि अब्बा ने DDA फ्लैट के लिए पैसा न भरकर बहुत बड़ी भूल की है, परंतु यशोधर बाबू को किशन दा की यह उक्ति अधिक ठीक लगती है कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं, सियाने उसमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, परंतु यशोधर बाबू का पुश्तैनी घर टूट फूट कर खंडर बन चुका होगा, वह भी यह खूब जानते हैं। बिरला मंदिर में प्रवचन सुनते समय जब जनार्दन शब्द उनके कानों में पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वे उन्हें मिलने के लिए अहमदाबाद जाना चाहते हैं। जीजा जी का हालचाल जानना वे अपना कर्तव्य समझते हैं। बच्चों से भी वे ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि वे भी पारिवारिकता के प्रति रुचि लें, परंतु पत्नी और बच्चों को यह बात मूर्खतापूर्ण लगती है। हद तो तब हो गई जब कमाऊ बेटे ने यह कहा कि आपको बुआ जी के यहाँ भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। जब भी यशोधर बाबू कोई काम करते थे तो किशन दास से सलाह जरूर लिया करते थे और वे अपेक्षा अपने बच्चों से रखते थे, परंतु बच्चे कहते हैं कि अब्बा आप तो हद करते हैं, जो आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछे। यशोधर बाबू को यह अनुभव होने लगा था कि बच्चे अब उनके अनुकूल नहीं सोचते, इसीलिए बच्चों का यह प्रवचन सुनकर वे सब्जी मंडी चले जाते हैं। वे सोचते जा रहे हैं कि उन्हें भी अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी ओर से यह प्रस्ताव रखते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, डिपो से कोयला लाना आदि ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम किया करेंगे। एक दो बार उन्होंने बच्चों से कहा भी तो घर में कोहराम मच गया। बस तब से यशोधर बाबू ने यह सब कहना बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में लगा
तब बच्चे कहने लगे कि अब्बा, हमारी समझ में यह नहीं आता कि आप इन सब कामों के लिए एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। कमाऊं बेटा तो नमक छिड़कते, यह भी कहता कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दिया करूंगा। यशोधर बाबू को अपने बेटे की यह बात बहुत चुभती थी। उसने अपनी नौकरी के रुपए कभी अपने पिता के हाथ में नहीं रखे, बल्कि अकाउंट ट्रांसफर द्वारा सीधा बैंक में चले जाते थे। वे सोचते कि अगर उसे ऐसा करना ही था तो यह क्या अपने पिता के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था। हद तो तब हो गई जब बेटे ने पिता के क्वार्टर को अपना बना लिया है। वह अपना वेतन अपने ढंग से अपने घर पर खर्च करता है। कभी कारपेट, कभी पर्दे, कभी सोफा सेट, कभी डनलप वाला डबल बेड और कभी सिगार, मेज आदि घर पर लाए जा रहे हैं। यह भी बेटे ने कभी नहीं कहा, लीजिए पिताजी यह टीवी आपके लिए, बल्कि यह कहता है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई छुआ न करे। घर में एक नौकर रखने की भी बात चल रही है, पर नौकर होगा तो उनका ही। यही सब सोचते हुए खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए रास्तों को पार करते हुए उस क्वार्टर तक पहुंचते हैं जहां पर बाहर बदरंग तख्ती में उनका नाम लिखा है, वाईडी पंत। घर पहुंचते ही यशोधर बाबू को एक बार तो लगा कि वह किसी गलत घर में पहुंच गए हैं। घर के बाहर एक कार और कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें खड़ी थी। कुछ लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में कागज की झालरें और गुब्बारे लटक रहे थे। रंग बिरंगी रोशनियां जल रही थी। फिर उन्हें अपना बेटा भूषण पहचान में आया, जो अपने बॉस को विदा कर रहा था। उसकी पत्नी और बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। बेटी ने जीन और बिना बाजू का टॉप पहन रखा था। यशोधर बाबू ने ऐसे कपड़ों से कई बार उसको मना किया है कि ना पहना करे, लेकिन वह इतनी जिद्दी है कि ऐसी ही वेशभूषा को पहनती है और माँ भी उसी का साथ देती है। जब कार वाले विदा हो गए और यशोधर बाबू घर पहुंचे तो बड़े बेटे ने उनको झिड़की सुनाई, अब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 घर पहुंचे। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। शर्मीली हंसी के साथ यशोधर बाबू बोले, हम लोगों के लिए यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है, जब से तुम्हारा बेटा कमाने लगा है, किसी रिश्तेदार ने कहा। यशोधर बाबू इस बात से भी खफा हैं कि घर में भूषण रिश्तेदारों के लिए विस्की लाया है। जब भूषण अपने मित्रों को यशोधर बाबू का परिचय करवाता है तो वे भी सभी उन्हें मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते हैं। जवाब में यशोधर बाबू थैंक यू बोलते हैं। अब बच्चों ने विलायती परंपरा केक काटने के लिए कहा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। उन्होंने संध्या से पहले केक काटने से मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। शाम को 15 मिनट वे संध्या करने में लगाते थे, परंतु आज 25 मिनट लगा दिए। संध्या में बैठे बैठे किशन दा के संस्कारों के बारे में सोचने लगे। पीछे से आकर पत्नी झिड़कते हुए बोली, क्या आज पूजा घर में ही बैठे रहेंगे? यशोधर बाबू लाल गमछे में ही बैठक में चले गए। यह लाल गमछा पहनकर बैठक में आना बच्चों को असहज लग रहा था। खैर, बात उपहारों के पैकेट खोलने की चली तो भूषण सबसे बड़ा पैकेट खोलते हुए बोला, इसे ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं तो फटा पुलोवर पहन के जाते हैं, जो मुझे बहुत बुरा लगता है। आप इसे पहनकर ही जाया कीजिए। थोड़ा नए नुकर करने के बाद यशोधर बाबू ने पहनते हुए कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उनकी आंखों में चमक सी आ गई थी, परंतु उन्हें यह बात बहुत चुभ रही थी कि उनका बेटा जो यह कह रहा था कि आप सवेरे दूध लाते समय इसे पहन लिया करें, वह यह नहीं कह सकता कि दूध मैं ही ला दिया करूँगा। इस ड्रेसिंग गाउन में यशोधर बाबू के अंगों में किशन दा उतर आए थे, जिनकी मौत जो हुआ होगा से हो गई थी।